नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास है। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद की जमानत मंजूर कर ली गई। विदेशी जमातियों की मदद करने का आरोप है उनके ऊपर और उनके साथ साथ 9 लोगों को कोर्ट से जमानत मिली। 21 अप्रैल को 30 लोगों के साथ प्रोफेसर शाहिद जेल भेजे गए थे और अब उनकी जमानत मंजूर। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, कोर्ट ने क्या कहते हुए जमानत दी? जी बिल्कुल, प्रोफेसर शाहिद की तरफ से जो दलील दी गई उसको कोर्ट कन्विंस हो गई। दरअसल जो ये पूरा मामला है जिसमें प्रोफेसर गिरफ्तार किए गए थे, इसमें अधिकतम 5 साल तक की सजा है। तो एक नियम यह है कि जिन मामलों में 7 साल तक से कम की सजा होती है उनमें जमानत आसानी से मिल जाती है। तो उनको महामारी एक्ट में जमानत पहले ही मिल गई थी, आज उनको फॉरेनर्स एक्ट में जमानत मिली है। यानी प्रोफेसर के जेल से बाहर आने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अब से कुछ देर पहले उनको जमानत मिली है, तो आज उनका जेल से आ पाना मुमकिन नहीं होगा। अब कल उनके वकील जो है वो बॉन्ड भरेंगे, जो बाकी फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करेंगे, फिर वो लेटर जेल जाएगा और कल शाम तक उनकी जो रिहाई है वो मुमकिन हो सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोइन। तो इंडोनेशिया और थाईलैंड के 16 विदेशी जमाती भी जेल भेजे गए थे और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद भी जेल भेजे गए थे। अधिकतम सजा जो चार्जेस हैं उनके ऊपर उसमें 5 साल की है। और कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम 11 लगातार काम में जुटी है और इसी का नतीजा है कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश देश में 1 लाख बेड्स तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया और पूरे देश में खाद्यान्न आपूर्ति करने वाला प्रदेश बना, और दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को यूपी लाने और रोजगार देने में भी सबसे अव्वल रहा। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी कहते हैं कि टीम 11 ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेट किया, हर एक चीज का प्रेजेंटेशन तैयार करके लोगों की दिक्कतों को दूर किया, उसके चलते ही इस लॉकडाउन के दौरान कहीं पर भी यूपी के लोगों को कोई समस्या नहीं आई। देखिए, इसमें मुखिया कौन है वो निर्णायक चीज होती है। वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी। उनके मार्गदर्शन में सभी टीमें कर रही हैं, सब कोऑर्डिनेशन की भी टीमें कर रही हैं, हम लोग के मंत्रियों की भी टीमें काम कर रही हैं। मैं स्वयं 5 ग्रुप्स में काम कर रहा हूं, आर्थिक और निवेश वाले ग्रुप्स में हूं, लेबर वाले ग्रुप में हूं। तो वो सब मार्गदर्शन मुख्यमंत्री से मिलता है, उसको हम लोग मिलके एक अच्छी टीम के माध्यम से हम लोग फिर सामने रखते हैं। प्रेजेंटेशंस होता है, बड़े प्रोफेशनल तरीके से होता है और उसको फिर नीचे क्रियान्वित किया जा रहा है। जिस तरह से क्रिकेट में कप्तान की भूमिका महत्वपूर्ण होने के साथ साथ प्लेइंग 11 भी काफ़ी अहम हो जाता है, ठीक उसी तरह इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनकी टीम 11 ने भी जिस तरह से समस्याओं का निवारण किया, उसी का नतीजा रहा कि तकरीबन 70 दिनों तक चले इस लॉकडाउन के दौरान यूपी के लोगों को किन्हीं खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अमेठी में कोरोना के 23 नए मामले मिले हैं और कानपुर में आज कोरोना के 16 मामले सामने आए। ऐसे ही वाराणसी में 3 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। बड़ी खबर, वाराणसी में 3 कोरोना के मामले, अमेठी में 23। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कानपुर में आज कोरोना के 16 नए मामले, वाराणसी में 3 नए मामले। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ, चाहे वो कानपुर हो, वाराणसी हो, अमेठी हो, सभी जगहों से नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश देश में गरीबों को राशन बांटने के मामले में पहला राज्य बन गया है। लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में उत्तर प्रदेश में गरीबों को कुल 29,66,000 मीट्रिक टन राशन बांटा गया है। इसमें 3 करोड़ 55 लाख राशन कार्ड्स पर
14 करोड़ 50 लाख लोगों को 1 महीने में 2 बार राशन बांटे गए। कोरोना संकट की शुरुआत से ही गरीबों को भरपूर अनाज उपलब्ध कराना योगी सरकार की पहली प्राथमिकता थी। इसके लिए यूपी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा राशन वितरण की एक और चेन शुरू की और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 15 से 26 मई तक हर राशन कार्ड पर 5 किलो चावल और 1 किलो चने का वितरण किया। और स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आज मुरादाबाद में कोविड-19 हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने वार्ड्स में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल और उनको मिल रही सुविधाओं की जानकारी दी और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए 1 लाख बेड्स तैयार कर लिए गए हैं और सरकार किन्हीं भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम में बहुत कामयाब रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जो हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं थी, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में, उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर उस समय 200 टेस्टिंग पर डे की कैपेसिटी थी हमारे पास। आज 10,000 टेस्ट कोरोना के पर डे की कैपेसिटी हमारे पास हो गई। उत्तर प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसमें सब में एडवांस लैब बनाने की तैयारी है और सरकारी अस्पतालों, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पैसे की व्यवस्था कर दी गई है। शासनादेश जारी कर दिया गया, टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। और अब एक अनोखी खबर। यूपी के कुछ जिलों में इन दिनों अपने अपने सांसदों की खोज चल रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके सांसद गुमशुदा हो गए हैं, लिहाजा पोस्टर छपवाकर उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आपको ऐसी ही 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी की है। उनके खिलाफ लापता सांसद से सवाल नाम से पोस्टर लगाए गए हैं। इधर दूसरी तस्वीर में बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा सांसद मलूक नागर के खिलाफ तस्वीर लगाई गई। कुछ अज्ञात लोगों ने गुमशुदा की तलाश में मलूक नागर के खिलाफ दीवारों पर पोस्टर चस्पा किए। 2 तस्वीरें। तो भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पोस्टर जब उनके संसदीय क्षेत्र में लगा दिए गए तो उनके बचाव में प्रयागराज से भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी उतर आई। उन्होंने बयान दिया कि सभी जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से लगातार काम कर रहे हैं, कोरोना संक्रमण न फैले इसका एहतियात बरता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौरान कई सारे जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो जनता के बीच से क्यों गायब हैं। अमेठी में लगातार पोस्टर वार चल रहा है। कांग्रेस लगातार स्मृति ईरानी के गायब होने को लेकर पोस्टर लगा रही है और भी कई सारी जनता है जो अपने जनप्रतिनिधियों को ढूंढ रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी। मैम, कई सारी जनता जो है अब यही कह रही है कि जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो आते हैं लेकिन मदद के टाइम पे वो गायब हैं। देखिए, स्मृति ईरानी जी ने पिछला चुनाव हारने के बाद जिस तरह से लगातार अमेठी की सेवा की, उसी का परिणाम है कि उन्होंने राहुल गांधी जी को परास्त किया। और अगर वो लोकप्रिय नहीं होती, अगर जनता के बीच नहीं होती तो कभी चुनाव जीत नहीं सकती थी। वो बिल्कुल सक्रिय हैं, हम सब सक्रिय हैं, जितने हम सांसदगण हैं या विधायकगण हैं। हमको भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी और इसके अंतर्गत हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं गांव में या कहीं जाएं तो भीड़ लग जाती है, उसमें संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसलिए हम लोगों का तरीका ये था कि हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं का नेटवर्क बनाया। जैसे 1600 कार्यकर्ता मेरे नेट में थे, बूथ अध्यक्ष से लेकर और ऊपर तक, और हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से उन तक पहुंचते थे। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने मंडल अध्यक्षों से, अपने अध्यक्षों से बात करते थे, सामग्री एकत्रित करके भेजते थे, लेकिन उसको इस तरह से बंटवाते थे कि कहीं भीड़ ना जुटने पाए। हर सांसद ने करोड़ों का सामान, लाखों का, करोड़ों का सामान बंटवाने में सहयोग दिया है। हमारी वीसी होती थी, कभी अधिकारियों के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मुख्यमंत्री जी के साथ 2-3 बार हुई।
हमारे नड्डा जी ने हम लोगों के साथ करी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, विभिन्न मंत्रियों ने करी, तो पूरा नेट बना हुआ था। देखिए पूरे जब विश्व की अर्थव्यवस्था आज इंटरनेट पे चल रही है, तो क्या आवश्यकता थी कि हम लोग कूद कूद के सड़क पर दिखें और लोगों को संक्रमित करें। तो इसलिए हम लोग सजग थे, सजग हैं, और जहाँ आवश्यकता पड़ी वहाँ गए भी। जैसे जो मैं जाती थी तो या हमारे अन्य विधायक सांसद जाते हैं, जहाँ कम्युनिटी किचन चल रहे हैं वहाँ जाना, जहाँ पर लोग प्रवेश कर रहे हैं बॉर्डर पे, वहाँ पर जाके प्रबंधन देखना, कोविड के जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनके जो जहाँ पर उनको रखा जा रहा है, क्वारंटीन किया जा रहा है या उनको जहाँ आइसोलेशन में रखा जा रहा है, बाहर से व्यवस्थाओं को देखना, संपर्क में रहना। तो मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों ने किसी ने भी विश्राम नहीं किया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी प्रयागराज से सांसद रीता बगुड़ा जोशी जी, जिनका कहना था कि सभी जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जा रहे हैं और जिस तरीके से लोगों के पास पहुंचा जा सकता है डिजिटल माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से पहुंचकर उनकी मदद की जा रही है। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और कोरोना की मार झेल रही ताजनगरी आगरा में लंबे लॉकडाउन के बाद 3 जून से एक बार फिर से बाजार खुलने वाले हैं। आगरा में बाजारों को खोलने के लिए ऑड इवन की व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत सड़क के एक ओर की दुकानें एक दिन और दूसरे दिन सड़क के दूसरी तरफ की दुकानें खोली जाएंगी, ताकि सड़कों पर भीड़ ना बढ़े। ताज नगरी आगरा आज भी उत्तर प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, लेकिन 73 दिनों के बाद आगरा के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि बुधवार से आगरा के बाजार एक बार फिर से खुल जाएंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद डीएम ने 3 जून से बाजारों को खोलने की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार की अनलॉक गाइड 1 में जो इंस्ट्रक्शन आए उनके तहत जो है यहाँ पर जनप्रतिनिधि और व्यापार मंडल के जो लोग हैं उनसे एक फीडबैक लिया गया है और उसके आधार पर जो है हमारे शहर के जितने भी 15 थाने हैं सब में एक समिति कमेटी बनाई गई। लोकल स्तर पर जो बाज़ार खुलेंगे उनको 3 दिन एक साइड के और 3 दिन एक साइड में अल्टरनेट डे में खोलने का भी जो है वो सहमति बनी है। उस दिन मार्केट बंद भी रहेगा? एक दिन मार्केट बंद रहेगा, जो साप्ताहिक बंदी उनके क्षेत्र की थाना क्षेत्र में जो रहती है उसमें रहेगा, उसमें सैनिटाइजेशन और सफाई वगैरह रहेगी। आगरा में बुधवार से हफ्ते के 6 दिन दुकानें खुलेंगी, लेकिन एक दिन सिर्फ सड़क की एक तरफ जबकि अगले दिन दूसरी तरफ की दुकानें खुलेंगी। बाजार खोले जाने की मंजूरी से पहले शहर के 42 कंटेनमेंट जोन को खत्म करके शहर के 41 नए कंटेनमेंट जोन की सूची जारी की है। इसके अलावा नियमों का पालन करवाने के लिए एक पुलिस अधिकारी को भी लगाया गया है, जो बाजार कमेटियों के साथ बातचीत करके ये फैसला लेंगे कि बाजार के खोले जाने का समय क्या होगा। इसमें ये तय किया गया है हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, भीड़ लगे नहीं, इसलिए बाजारों में नियम बनाया। एक दिन साप्ताहिक बंदी रहेगी रविवार के दिन हमारे बाजार की, और 3 दिन लेफ्ट साइड का बाजार खुलेगा और 3 दिन राइट साइड का खुलेगा, वो भी हमने तय कर लिया है। कोरोना मरीजों के मामले में आगरा इस वक्त भी पूरे प्रदेश में सबसे पहले पायदान पर है और ऐसे में बाजारों को खोलने से पहले प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है, ताकि लगातार सामने आ रहे कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाया जा सके और जिले का आम जनजीवन भी दोबारा पटरी पर वापस लौट सके। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। इधर रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार शहर में साइकिल से गश्त करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ अपर जिलाधिकारी जेपी गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट सर्वेश कुमार गुप्ता और अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी, सब लोग अलग अलग साइकिल पर सवार थे और सभी अधिकारी रामपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए, गलियों में होते हुए उन्होंने रामपुर का जायजा लिया। सभी ने लोगों को मास्क लगाने की अपील की। इस दौरान इन लोगों ने रामपुर की जनता को मास्क भी बांटे। कोरोना के संक्रमण काल में भी धीरे धीरे जनजीवन को सामान्य करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और दुकानों को खोल रहे हैं। कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सब का कारण एक ही है कि आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, सारे लोग सुरक्षित रहें, और इसके लिए कुछ उपाय करने जरूरी हैं। बाजार में जो भीड़ भाड़ वाले बाजार हैं, सकरे बाजार हैं, वहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं जरूरी हैं, उसके हिसाब से हमने की हुई है। तो
अगर हमने बैरियर लगाया हुआ है तो बैरियर लगाने का उद्देश्य ये है कि केवल पैदल खरीदारी करने जाएं और अपने वाहन को पार्किंग स्थल में डाल दें। और पार्किंग स्थल हमने बनाए हुए हर जगह के, जहां पे आपको पार्किंग की वहां पे वाहन ले जाने की अनुमति भी दी हुई है, वहां वाहन बेतरतीब न खड़े करें, सीधे खड़े करें और साइकिल से आप हर कहीं जा सकते हैं, ये बताने का उद्देश्य था। बड़ी खबर, सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया है परीक्षाओं को लेकर। जी हां, छात्र सेंटर बदलने की रिक्वेस्ट कर सकेंगे। स्कूल के जरिए छात्र ये रिक्वेस्ट कर सकेंगे और इसके लिए बाकायदा सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। परीक्षाओं को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है ताकि छात्र सेंटर बदलने की रिक्वेस्ट कर सकें। इस बड़ी खबर के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का।